चैप्टर नंबर 10 पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो एलएलपी के बारे में थोड़ा बाद में देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं, पहले पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। बड़ा चैप्टर है ये, और यूँ समझ लो कि अगर 12th पढ़ के आ रहे हो तो ये चैप्टर बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है, पास करवा देगा। और 12th में अगर नहीं पढ़े, किसी कारणवश 12th में नहीं पढ़े पार्टनरशिप, या यूँ कह लो कि 12th कॉमर्स से किया ही नहीं है, तो फिर उन बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या है पार्टनरशिप? क्या है पार्टनरशिप? जब दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स कहें या पार्टनर कह लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स आपस में मिलते हैं और किसी एक कॉमन बिजनेस को करने के लिए रेडी हो जाते हैं और शेयर्स प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए रेडी है, शेयर करने के लिए रेडी हैं। तो इस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके बारे में लॉ में भी पढ़ लिया। वो तो सारी चीज़ें अलग है, यहीं से बस हल्की फुल्की चीज़ें जो इसमें मुझे पॉइंट आउट कर देनी है वो करवा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी का ज़्यादातर मटेरियल सब लॉ में पढ़ चुके हो और मेरे ख्याल से पूरा ही पढ़ लिया, ख़त्म ही हो गया वो तो। ठीक है, पार्टनरशिप की अपनी पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबको पता है कि सेक्शन 4 में लिखी है। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन जिसमें वो आपस में एग्री करते हैं कि भैया हम प्रॉफिट शेयर कर लेंगे उस बिजनेस के लिए जो सबने किया है या सबके बिहाफ पे किसी एक ने किया है। तो उस बिजनेस से हुए प्रॉफिट को हम आपस में बांट लेंगे। एक तरह का ये एक रिलेशन बना लिया आपस में, इसी रिलेशन को पार्टनरशिप कहते हैं। ये बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें चीख के चिल्ला के बता रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? तो आगे बढ़े। कुछ फीचर्स बताए गए हैं इसके, इन्हें भी निपटा लेते हैं। फीचर्स क्या है? पार्टनरशिप अगर चल रही है तो सबसे पहली बात कि एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, है ना? तो एग्रीमेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन 5, है ना, ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। याद आया? नॉट बाय स्टेटस। सेम लाइन यहाँ छाप मारी, बिल्कुल यही लाइन लिखी ना वहाँ, ये ए फॉर्मल और रिटन एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट पार्टनरशिप। जरूरी नहीं है कि रिटन में ही हो एग्रीमेंट, ओरल भी तो हो सकता है। बस क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात कि एक बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना? अब वो बिजनेस कैसा हो, तो ये हमें सेक्शन 2B बता रहा है। बिजनेस कैसा हो सकता है? ट्रेड हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है और प्रोफेशन हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का हो, बस बिजनेस होना चाहिए। डन। तीसरी बात, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये बात तो हमें सेक्शन 4 चिल्ला के कह रहा है, अभी पढ़ा हमने। तो इसमें एक चीज़ और देखो, लूप होल दिखाता हूँ। इसमें सेक्शन 4 में बोला है
शेयर द प्रॉफिट कैरीड ऑन बाय ऑल एक्टिंग फॉर ऑल, है ना, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या लिखा हुआ है? मेन किसको हाईलाइट किया मैंने? शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बांटने के लिए रेडी हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इसकी जगह लॉस हो तो लूप होल है ये, जरूरी नहीं है सारे लॉस बांटे आपस में। एज पर सेक्शन 4 सारे पार्टनर लॉस बांटे, ऐसा जरूरी नहीं है, समझे? पीछे यहाँ पे यही बात बताया है, डज नॉट इंसिस्ट ओपन शेयर ऑफ लॉस, दस ए प्रोविजन फॉर शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी। वो तो आपसे उनके आपस मतलब कुछ नहीं डिसाइड किया है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए तो बात है ही, शेयर ऑफ लॉस के लिए कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपस में उनकी साझेदारी रही अच्छी खासी, बांट लेंगे। लूप होल पकड़ लिया किसी ने कि प्रॉफिट के लिए बोला था, लॉस के लिए नहीं बोला, मैं लॉस नहीं शेयर करूँगा, तो बैठो कोर्ट में जाओ, कोर्ट भी कहेगा कि जो काम ही नहीं कर रहा था उसको लॉस तो झेलने का कोई मतलब नहीं बनता, जो काम कर रहे हैं वो लॉस झेलेंगे। झेलने को सब झेल सकते हैं, लेकिन लूप होल पकड़ लिया तब फिर मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट का फैसला सुना जाएगा। कोर्ट तो फैसला यही देगा कि जो काम कर रहे हैं लॉस वही झेलेंगे, जिन्होंने एक्ट किया है लॉस तो उन्हीं का है ना, जो काम ही नहीं कर रहा था उसका क्या लॉस है ना। ये फिर इसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, वही जो एक लाइन थी ना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये म्यूचुअल एजेंसी से रिलेटेड है, यानी सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हैं। याद आ गई सारी बातें। फिर माइनर एज पार्टनर, ये भी पता है तुम्हें? किसी को नहीं पता ऐसा कुछ है? माइनर ऑफ एज अ पार्टनर, एक माइनर पार्टनर हो ही नहीं सकता कभी। इन केस अगर हुआ भी तो केवल बेनिफिट के लिए रहेगा, बस लॉस के लिए नहीं रहेगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर एज पर सेक्शन 464 बताया था, याद आया? नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर ऑफ persons as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business. Rule 10 of Companies Rules 2014 specifies the limit as 50. Thus, maximum number of members in a partnership are 50. नहीं आया बात समझ में? सेक्शन 464 कहता है कंपनी एक्ट का कि 100 से ज़्यादा जो पार्टनरशिप में जो मेंबर्स हैं पर लोग हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर बाद में इसे ठीक किया 2013 वाले एक्ट में, तो 2013 वाले एक्ट में तो 100 नंबर दे दिए पार्टनर्स को। फिर बाद में रूल 10 लेकर आए 2014 में, उसी कंपनी एक्ट 2013 में थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, रूल 10 लेकर आए 2014 में लेकर आए, और उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि 50 से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ? अब ये एलएलपी आ गया तुम्हारा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वैसे तो सारे पार्टनरशिप जो होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया लॉन्च किया गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में लॉन्च किया इसे, ठीक। और इसके तहत एक पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी के लिए एंटर हो सकता है।
इसके लिए कुछ अलग सिस्टम्स है। LLP is viewed as an alternative corporate business proposal that provides the benefit of limited liability but allows its members the flexibility of organizing their internal। खैर बात ये है कि एक है पार्टनरशिप फर्म, है ना, साइलेंट का ऑप्शन आता है उसमें, नहीं आता, साइलेंट कर लो। पार्टनरशिप है और एक है कंपनी, तो इन दोनों में अगर फ़र्क देखें तो बहुत फ़र्क है। तो एक बीच का एक टाइप निकाला जिसमें कुछ तो फीचर्स पार्टनरशिप के डाल दिए और कुछ फीचर्स कंपनी के डाल दिए हैं, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के और कुछ फीचर्स कंपनी के। तो इससे एक ये खिचड़ी बना दी एक नई, दैट खिचड़ी इज कॉल्ड LLP। नया टाइप का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। क्या करा, खिचड़ी बना के रख दी एक LLP। असल में सरकार ने महसूस किया कि पार्टनरशिप में बहुत बंदिशें आ जा रही हैं और कंपनी स्टार्ट करने के लायक उतना हैसियत नहीं बन पा रही है ऑर्गेनाइजेशन की, तो कुछ एक बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, तो LLP निकाल के रख दिया 2008 में। द LLP विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें कंपनी के, मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपनी के भी फीचर्स हैं और पार्टनरशिप के भी फीचर्स हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी होता है, LLP भी है। लायबल टू फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स कंपनी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में पाई जाती है, पार्टनरशिप में, इस पार्टनरशिप में भी यही पाई जा रही है। विद लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर बीइंग लिमिटेड ऑफ देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP विच में बी ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल नेचर और बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल इन नेचर। No partner would be liable on account of the independent or unauthorized actions of the other partners of their misconduct। कोई एक पार्टनर है, उसने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया तो दूसरा पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं है। यहाँ LLP में दूसरा पार्टनर लायबल नहीं है, समझे। 4 पार्टनर हैं, एक ने कुछ मिसकंडक्ट कर दिया, जाके किसी के घर चोरी कर ली, तो बाकी के 3 उसके लिए लायबल नहीं है। तो बहुत सारी इसमें बातें ऐसी आ गई हैं जो हम कह सकते हैं कि ठीक है, LLP के वजह से काफ़ी सहूलियत मिल गया है। The liabilities of LLP and partners are who are found to have acted in the intent of defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts of other liabilities of the LLP। मतलब अगर ऐसा कुछ फ्रॉड या फ्रॉडलेंट कुछ वर्क किया जा रहा है जिससे क्रेडिटर को नुकसान होगा, तो ऐसे केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड करनी पड़ेगी। अदालत का, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी करो अब इनकी, ठीक है। अदरवाइज़ तो चलेगा, कुछ फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। समरी ऑफ की एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ LLP। अगर LLP बनानी है तो इसके बारे में कुछ, खैर मेरे ख्याल से LLP के बारे में लॉ में तुम ज़्यादा अच्छे से इसे पढ़ लोगे, हैं। डेफिनेशन ऑफ LLP, अगर LLP बनाया जाता है तो उसके फ़ायदे क्या हैं, रुकावटें क्या आ रही हैं, ये सारी चीज़ें तुम LLP जब पढ़ोगे लॉ में तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ लोगे। हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ LLP, नेचर ऑफ LLP, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
आईपीए जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो ये एलएलपी पे अप्लाई नहीं होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से कानून बना दिया है, एलएलपी एक्ट 2008। अब बात करते हैं एलएलपी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या है? 2। दो मिनिमम पार्टनर होने चाहिए। फिर और आगे इसमें बढ़ा जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। खैर अब ये सेक्शन 7 की बात है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। लॉ में इसको देख लेना, पढ़ लेना। अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा है हमारा कि जो आईपीए के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के अकॉर्डिंग जो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, उसमें अकाउंट बनाने हैं, अगर अकाउंटिंग करनी है उसकी, तो क्या करना है? तो सीधी सी बात है, लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं, मतलब वही जर्नल एंट्री करना। उससे क्या करना है? लेजर बनाएंगे। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, इसके बाद स्टार्ट किया जाता है फाइनल अकाउंट बनाना। ठीक है, फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस के बीच में एक छोटा सा काम है, जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तक बिजनेस का हिसाब लगा दिया है, फाइनल अकाउंट में भी बिजनेस का ही हिसाब लगाया जाता है, बिजनेस का ही प्रॉफिट लॉस सब निकाला जाता है। तो एक छोटा सा काम कर लेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाएंगे। जब फाइनल अकाउंट बना लिया जाएगा, फाइनल अकाउंट बनाने में क्या काम करना है? फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है ना, तो बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन इस बीच में एक छोटा सा काम कर लेंगे। इस बीच में क्या काम करेंगे हम? इस बीच में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। बस ये अपना कुछ सीक्वेंस रखना है। इतने में ये अकाउंटिंग प्रोसीजर पूरा चलाना है। फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अकाउंटिंग में क्या करना है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में तो इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन करना होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनरशिप करना होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का,
और उसके बाद सारा बैलेंस शीट वगैरह बना के तैयार कर देंगे। वो वही तो है, ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, वो सारे चीज़ें यहाँ हैं। तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ये वाला। तो ये किसके बाद बनाया जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जा रहा है। उसी हिसाब से चलेंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, प्रॉफिट या लॉस। और ये किससे हुआ है प्रॉफिट या लॉस, किसकी वजह से हुआ है? ये प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने की वजह से। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में आपस में बांटा जाता है। लेकिन इस बंटवारे से पहले कुछ स्पेशल बंटवारे होते हैं जो पार्टनर्स के आपस में हैं, आपसी समझौते की वजह से बंटवारे होने हैं। तो ये वाला प्रॉफिट बंटने से पहले है, ये वाला प्रॉफिट पार्टनरों में बंटने से पहले जो इनके आपसी समझौते हैं उन समझौतों को पूरा कर देना होगा। पूरा कर देने के बाद फिर कुछ प्रॉफिट अगर बचता है तो वो प्रॉफिट पार्टनरों में बंट जाएगा। सारे समझौते बंटते इसी प्रॉफिट में से, समझे? लेकिन बट जाने के बाद ये प्रॉफिट जो इतना बड़ा था वो इतना सा रह जाता है, इतना सा रह जाएगा, और वही इतना सा प्रॉफिट पार्टनरों में बांटा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पहले इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं ना। वही इसीलिए कह रहा हूँ, पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखेंगे, ये अपना डेबिट साइड है और ये वाला ये क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इससे पहले बनता है। मैं ऊपर एक छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखा दे रहा हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसी से पहले बनता है। तो इसमें होता क्या है कि इधर आता है टू नेट प्रॉफिट, है ना। और आप जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो यही जो डेबिट में आया था उसे क्रेडिट में लिख दिया जाता है। ठीक है, उससे उसी प्रॉफिट को उठा के क्या करा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अमाउंट था वो यहाँ आ गया। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिससे फर्म के पास पैसा बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लिख देंगे, और अगर इनकम घट रही है तो डेबिट में। क्या क्या हो रहा है, मान लो पहले बढ़ने की बात करें तो अगर फर्म पार्टनर से ब्याज मांग ले ड्राइंग पर तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितने भी पार्टनर हैं पार्टनरों का ड्राइंग यहाँ आ जाएगा, ए बी। ठीक है, फर्म ने ले लिया उतना ब्याज, लिख दिया। कोई और बात, कोई और पैसा जो फर्म के पास पार्टनरों से आएगा
वो भी लिख दिया जाएगा। ऐसा कुछ है? तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर कुछ होगा तो देख लेंगे बाद में। हाँ, और इधर डेबिट साइड में फर्म अगर पे कर रहा है पार्टनर को तो वो लिखा जाएगा। जैसे फर्म पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, फर्म पे कर रहा है इंटरेस्ट, कहाँ से पे कर देगा आप? फर्म पे कर रहा है पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। तो जो पार्टनर अगर किसी कोई सैलरी लेना चाह रहा है तो उसको मिल जाएगी उसकी सैलरी। फिर आते हैं और भी पेमेंट्स पे, जैसे पार्टनर्स कमीशन हो गया, ए और बी, और क्या हो जाएगा? नहीं, वेजेस, वेजेस वगैरह वो सारे आ जाएंगे यार। खैर मैं पूरा लिख देता हूँ, पार्टनर्स रेमुनरेशन, पार्टनर्स रेमुनरेशन, वो सारे पेमेंट्स जो एक पार्टनर अपने फर्म से मांग लेता है ना। तो ये सारी पेमेंट फर्म पे करता है अपने प्रॉफिट में से। मिल गया? एट द लास्ट क्या करना है? दोनों साइड टोटल किया जाएगा, कहीं तो कम आएगा, कहीं तो कम आएगा ना। अगर क्रेडिट में कम आया तो यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ए बी, बट जाएगा इनको, ठीक है, इनके अपने रेशो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट जाएगा और लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर टोटल आ जाएगा बैलेंस करके। तो इसको कब? तो टाइप ऑफ कैपिटल है, बताऊंगा अभी। करंट इसीलिए तो लिख दिया अभी, अब जस्ट इसके बाद में टाइप ऑफ कैपिटल बताऊंगा, तब बताऊंगा कि कौन क्या है। अच्छा, इधर कम आया तो इधर भी टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिख देंगे। आएगा नहीं, वैसे आएगा तो क्वेश्चन है, अलग अलग केसेस है, उनका केस के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या चीज़? ये क्रेडिट वाला, हाँ, ये अब बंटवारे के बाद प्रॉफिट में से सारे बंटवारे कर दिए पार्टनरों के, बंटवारे के बाद ये जो बचा ये है वो प्रॉफिट जो पार्टनरों में बटेगा। ऐसे ही अगर डेबिट में आ जाता है तो यहाँ लिखेंगे, वैसे तो आता नहीं है, हैं? हाँ, तो अगर आ जाता है तो ये लॉस होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये वाला लॉस कहलाता है।
हो गया। अब बात करते हैं एक छोटी सी बात यह है कि जो कैपिटल है, कैपिटल दो तरह का होता है। कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो समय समय पे बदलता रहता है, ये क्या है, बदलता रहता है। और फिक्स कैपिटल ये सिर्फ दो ही केस में बदलता है, जब नया कैपिटल लेकर आए हों या पुराने कैपिटल में से पैसा निकाल दिया गया हो। इसके अलावा कभी नहीं बदलता, नहीं बदलता। बस दो ही केस में बदलेगा, जब कैपिटल लेकर आएंगे, एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आएंगे, और या फिर जब पुराना कैपिटल निकाल ले जाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो केवल एक ही अकाउंट बनता है, जैसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर वही फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता है। करंट अकाउंट जो होता है वो सारे बदलावों को अपने साथ कवर कर लेता है। वो सारे बदलाव जिस वजह से कैपिटल बढ़ता घटता है, उन सारे बदलावों को अपने अंदर कवर कर लेता है। हाँ, वो नहीं, मर्जी नहीं है, मतलब पहले करंट बनाओ बाद में कैपिटल बनाओ, या पहले कैपिटल बनाओ फिर बाद में करंट बनाओ, वो मर्जी है। ठीक है, तो आगे बढ़े। इसमें बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल करे हैं, उन टर्म्स को एक एक करके सबको पढ़ना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, A and B start business on 1 जनवरी 2022 with capital of 30,000 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. सैलरी मिल गई तो ये, and interest is to be allowed on capital at 6% per annum. The remaining partners are to be distributed among the partners in the ratio, remaining partner profit लिखा है, सॉरी थोड़ा विजुअलिटी ख़राब हो रही है मेरी। The remaining profit are to be distributed among the partners in the ratio of 5:3. During 2022, the firm earn a profit during before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000. ठीक है, बिना बी को सैलरी दिए और बिना आपस में प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे, जो प्रॉफिट कमाया फर्म ने वो 25,000 का कमाया है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8,000 और बी विड्रॉ 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। करा जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे तो जर्नल एंट्री बोला है, जर्नल एंट्री कर लेंगे, अकाउंट बनाएंगे ना तो उससे एकदम आराम से जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। 25,000 बदले में क्या मिलना है, बी को सैलरी देनी है तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, बी का 500 पर मंथ, 12 पंजे 60, 6,000 हो गया।
इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% का, तो यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो ए और बी दोनों का है। ए का कैपिटल 30,000, 30,000 का 6% कितना हो जाएगा 1,800 रुपये। फिर बी का कैपिटल 20,000, 20,000 का 6%, 6 दूनी 1,200, तो कुल मिला के ये हो गया ये 3,000 और ये 6,000। बस, और तो कुछ बचा नहीं। कहोगे कि ये ड्राइंग रहती है, इसका क्या करें। ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, और मैंने फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखवाया है, देखोगे तो ड्राइंग नहीं लिखवाई है। तो करना क्या है, फिर दोनों का बैलेंस कर देना है। $25,000 इधर, 25,000, और डिफरेंस इधर ही आ गया। तुम लोगों ने मेरे को गलत करवा दिया क्या? एक बात गलत लिखवा दी, भारी मिस्टेक हो गया, अभी तो जूते पड़ जाएंगे मुझे। ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है। ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। पता नहीं, इसने बोला प्रॉफिट तो मेरे दिमाग में घूम गया कि प्रॉफिट है। वो टोटल निकलेगा इधर, तो टोटल बैलेंस इधर आएगा। ठीक है, तो इधर 16,000 आ गया, ये प्रॉफिट के रूप में आया। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। ए और बी, ए का बंटवारा देखो तो रेशो में करेंगे। रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3, ये रहा 5:3 में इसे बांट दिया जाएगा। तो बांटने का तरीका यहीं दिखा दे रहा हूँ। 16,000 ए के लिए करेंगे तो 5:3 है, तो ए का हिस्सा 5 है, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो ये 10,000। और ऐसे ही बी के लिए चेक करेंगे तो 16,000 मल्टीप्लाई 3/8, ये कैंसिल करेंगे 2,000, तो 3 × 2, तो ये हो जाएगा 6,000। ये हो गया प्रॉफिट का जो बंटवारा था। ये प्रॉफिट कितने का आया है? प्रॉफिट आया 16,000 का। 16,000 का प्रॉफिट आया है, और ये प्रॉफिट आपस में 5:3 में बांट दिया जाएगा। कर लिया? करो, हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री देखेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री को ध्यान में रखना है। देखो, तो क्वेश्चन ये है, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के बंटवारे से रिलेटेड जितने भी सारे जर्नल एंट्रियाँ बनेंगी वो बतानी है। तो प्रॉफिट के बंटवारे से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रियाँ यहीं से मिल जाएंगी। सारा प्रॉफिट यहीं पे कर दिया ना हिसाब हमने, तो सब यहीं से हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो उसे भी देख लेते हैं एक बार। सबसे जो पहला काम है वो ये है,
सबसे पहला काम ये प्रॉफिट का, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इसका तो है सबसे पहला काम। जर्नल एंट्री करेंगे तो यहीं से कर देंगे। ये क्रेडिट में गया है P&L अकाउंट, है ना, तो जर्नल एंट्री करेंगे तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री करी जाएगी, यहाँ पे आधे में ही कर दूंगा दोनों। तो पहला आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, 25,000 और इधर भी 25,000। ये तो पहले का हो गया। अब दूसरा काम, इसको बी को सैलरी चाहिए, तो सैलरी डेबिट में आया है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट बीज सैलरी अकाउंट 6,000 6,000। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके लिए भी यही करेंगे, सेम एंट्री इसके लिए भी कर देंगे, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ। तो पहले तो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे टू एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे टू बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भरा जाएगा, अमाउंट भरा जाएगा तो यहाँ 3,000, इधर 1,800 और इधर 1,200। इतना सब कर लेने के बाद लास्ट एंट्री ये वाली है, तो ये डेबिट में लिखा है तो ये क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पीछे हमने इसको क्वेश्चन में बोला ही नहीं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है, तो इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है। क्वेश्चन में बोल दिया होता कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो यहाँ करंट अकाउंट लिख देता। फिक्स बोलता तो यहाँ करंट अकाउंट लिखता, और फ्लक्चुएटिंग बोलता, कुछ बोला ही नहीं है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कुछ नहीं बोलेगा तो फ्लक्चुएटिंग है, और कुछ बोल दिया होगा, कुछ क्या बोलेगा फिर फिक्स कैपिटल बोलेगा, फिक्स बोलेगा तो यहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा। बाकी जो है अमाउंट आ जाएगा, यहाँ अमाउंट के रूप में कितना आएगा, 16,000 ये था जिसमें हमने कैलकुलेट करा तो 10,000 यहाँ आ गया और 6,000 यहाँ आ गया। सारी जर्नल एंट्री खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 2, राम रहीम एंड करीम दंगे करवाएंगे क्या? आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नो एग्रीमेंट in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by partners, है ना, and remuneration payable to partners। इन सभी बातों को लेकर नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहली बात, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट लागू होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ के आ चुके हो, और उसमें बात बताई गई है कि अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो फिर एक्ट लागू हो जाएगा। तो एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, फिर एक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो ये रहेगा इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोला तो एक्ट लागू होगा,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, कितना लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, इसका कितना लगेगा? तो इंटरेस्ट ऑन इनके साइलेंसर में वो एक उतना बड़ा वो हरे रंग का बम आता है ना फोड़ने वाला, इतना बड़ा वाला, जो भी आलू बम या कचालू बम जो भी कहते हैं, रख के और एक अंदर ठूस के और एक थोड़ा बाहर करके सुतली दोनों की बाहर रखा के और आग लगा देना चाहिए। क्या दिल्ली में नहीं, परिवहन निगम जो नियम है वो ऑल ओवर इंडिया है। यही है ना, सख्ती से प्रशासन सख्ती नहीं दिखाता है। हाँ जैसे दिन एक्शन लेने लग जाए, या यूँ मैं तो कहूँ कि फिल्मी दुनिया में जिस तरह से पुलिस वालों को दिखाया जाता है, बाजीराव सिंघम और कौन है, नहीं वो नहीं, फिल्मों में जिस तरह से पुलिस वालों को दिखाया जाता है एकदम डेडिकेटेड, हाँ वही तो कह रहा हूँ, बाजीराव सिंघम जैसा। साउथ वाला भी ले लो, तो इन सब की जो अपनी हवाबाजी है हवा में ही रह जाएगी। बाइक के साइलेंसर उतार के रख देने के बजाय बाइक ही रख ले, जब्त कर ले। फिर दिखाओ अपने पैसे का दम। दिक्कत तो यही है, पता है अमेरिका में या ब्रिटेन में या सिंगापुर में, यहाँ के सड़कों पे जब बाइकें निकलती हैं ना, बाइकें अगर निकलती हैं तो पीछे से पुलिस वाली गाड़ी चल जाती है इनके पीछे, बाकायदा गाड़ियाँ चल पड़ती हैं पीछे, और जब तक उसे पकड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ अच्छा ठीक है, अरे वाह यादव का लड़का है, जाने दो। कईयों पे अरे भैया इतने तो मेरे फ़ोन ना आते जितने तुम लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं। तभी तो साइलेंट करके रख दिए। हाँ तो कम से कम जो भी है तो साइलेंट। रिकॉर्डिंग सुनाओ, हर रिकॉर्डिंग में मिलेगा, हर रिकॉर्डिंग में ट्यून मिलेगी। एडिट यही करता है। देखो यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो एग्रीमेंट में तो कोई बात लिखी ही नहीं है, तो एक्ट लागू होगा। और एक्ट चीख चीख के कहता है कि 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे दो। हाँ और फिर आते हैं रेमुनरेशन पेएबल टू पार्टनर। रेमुनरेशन के लिए एक्ट कहता है कि मत दो कुछ, ठीक है ना। अब ये जो इतनी सारी बातें पढ़ी, इन्हीं के बेसिस पे आगे इन्फॉर्मेशन दी है। इन द मैटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स।
प्रॉफिट को बांटने के लिए इन्होंने कुछ बातें तुम्हारे सामने रख दी। राम ने कहा हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, राम ने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाया है, तो इसलिए राम डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एग्री। इस बात से रहीम और करीम एग्री नहीं करते हैं। तो ये तो राम की कहानी हुई। रहीम के पास आते हैं तो रहीम कहता है रहीम हैज़ डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस में रहीम पूरा अपना समय व्यतीत करता है, इसलिए रहीम डिमांड करता है कि वो सैलरी लेगा एट द रेट 500 रुपये पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। अब इस बात पे राम और करीम एग्री नहीं है। फिर तीसरी बात, करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2000 एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12% पर एनम। तो करीम जो कि डिमांड कर रहा है, 2000 रुपये लोन दिया उसने, तो वो कह रहा है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 12% चल रहा है उसके हिसाब से मुझे ब्याज चाहिए। हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट। अब इन तीनों के झगड़ों को कैसे तुम सेटल करोगे। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देने के बाद किस तरह से इनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटिंग टू ₹45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बिजनेस। पहले ही साल के इनके बिजनेस के एंड में 45,000 का प्रॉफिट आ गया है। कैसे बांटा जाए। तो सबसे पहली बात राम जो चाहता है वो तो होने से रहा, रहीम जो चाहता है ये भी होने से रहा, करीम जो चाहता है वो पूरा नहीं हो पाएगा। 12% पर एनम नहीं मिलेगा उसे, 6% पर एनम मिल जाएगा। यानी करीम जो चाह रहा है वो मिलेगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे तो प्रॉफिट हमें पता है 45,000 है और करीम को उसके जो है कि लोन पे ब्याज देना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो निकालना है उसके लिए हमें करना है क्या होता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, यह हमें दिया हुआ है 45,000। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, है ना। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। लोन कितना है 2000 का, 6%, 120 रुपये माइनस कर देंगे। 120 रुपये माइनस करके आ जाएगा 44,880 रुपये। दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मिल गया। अब चाहो तो एक जो है कि क्या कर दो, अकाउंट बना लो। ऐसे अकाउंट बनाने को बोला थोड़ी है, मैं नहीं बना रहा अकाउंट। फिर जब नहीं बोला तो देखो है किया हुआ है अकाउंट। फ़िलहाल एक वर्किंग नोट यहीं कर लेते हैं ना। देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 44,880, उसमें 10% देखो सामने 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो माइनस कर देंगे 10% ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अमाउंट बताओ कितना आएगा, 4488
माइनस करके कितना आएगा? 39 ये हो गया। अब ये वाला प्रॉफिट पार्टनरों में पीएसआर में बट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन इक्वल रेशो बट जाएगा। तो किसका कितना होगा? राम, रहीम, करीम। राम का कितना? ये तो एक तरह का छोटा सा वर्किंग नोट हो गया। अगर अकाउंट बनाना चाहो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना चाहो तो बना लो, क्या दिक्कत है? कोई रोक रहा है तुम्हें बनाने से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 44,880 आ गया। कैसे आया था? तो 45,000 में 120 रुपये माइनस करके। फिर यहाँ आ जाएगा टू रिजर्व बढ़ जाएगा कितने का? 10%, यानी 44,88। तो बाकी जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर के। इधर टोटल लिख देना है। टोटल आएगा 44,880, इधर भी 44,880, और इसका अमाउंट आया था 40,392, और ये हो गया 13,464, 13,464 और 13,464।